बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का चैप्टर है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट नाम से क्या समझ आ रहा है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट के हवाले से हम कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आपके सामने ये टॉपिक्स हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स टॉपिक 1, measuring profitability and productivity topic 2, performance measures based on the SOFP topic 3, value analysis topic 4, management performance measures topic 5 and cost control and cost reduction topic 6. Yes, ये 6 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे और एक एक को इन डेप्थ देखेंगे कि हमें ये चैप्टर्स के बारे में क्या सिखाना जा रहा है। All right, starting with the topic 1, performance measures. Performance measures किसे कहते हैं? Basically नाम हमें क्या कह रहे हैं कि performance की measurement. Performance जो एक business, एक company अपने goals को achieve करने के लिए जो strategies उस company ने decide की हुई हैं, उन strategies पर implementation जो हो रही है, action जो लिया जा रहा है, उस action, operation, implementation की measurement करना, कंपेयर करना, देखना कि हम गोल के कितने करीब पहुंच गए, क्या इस स्ट्रैटेजी से हम गोल की तरफ बढ़ भी रहे हैं या नहीं, क्या हम इस स्ट्रैटेजी को लेकर डायरेक्शन हमारी गोल की तरफ है और उसकी तरफ जाते हुए हम कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ग्राफ ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, राइट? तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमें ये सारा करना सिखाएगी कि हमने अपनी ही परफॉर्मेंस को, अपने ही एक्शन को किस तरह मेजर करना है। तो परफॉर्मेंस 2 तरह की होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर हम किन किन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं? प्रॉफिट, रेवेन्यू, कॉस्ट, शेयर प्राइस एंड कैश फ्लो। फाइनेंशियल जहां भी लफ्ज आए समझ जाना पैसे की बात हो रही है, मॉनेटरी टर्म्स की बात हो रही है, वैल्यू की बात हो रही है। तो यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट, नंबर्स की मेजरमेंट। नंबर्स में प्रॉफिट आ गए, प्रॉफिट फिगर्स, रेवेन्यू, कॉस्ट, शेयर प्राइस एंड कैश फ्लो। इन तमाम को हमने मेजर करना है और देखना है हाउ आर दे परफॉर्मिंग, हाउ इज द प्रॉफिट ऑफ माय कंपनी परफॉर्मिंग, हाउ इज द रेवेन्यू ऑफ माय कंपनी परफॉर्मिंग, how is the share price performing in the market when compared with the competitors or compared with my previous performance, and cash flow, how is the cash flow performing of the company. Next, दूसरी कैटेगरी है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स की। नॉन फाइनेंशियल यानी कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स नहीं है। सो नॉन फाइनेंशियल विल इंक्लूड प्रोडक्ट क्वालिटी, क्या आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, रिलायबिलिटी, क्या वो रिलायबल है या नहीं, आपकी कंपनी रिलायबल है या नहीं, आपकी कंपनी के लीडर्स रिलायबल हैं या नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाउ मच इज योर कस्टमर सेटिस्फाइड आफ्टर consuming your product or consuming your services. So we need to measure our financial and non-financial performances. What if we don't measure it? क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर हम अपनी इन दोनों परफॉर्मेंस को मेजर ना करें? हमें ज़रूरत ही क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की, या हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ें? What is the purpose? बेसिकली होता क्या है कि जब आपने एक गोल सेट कर लिया कि मुझे ACCA करना है, अब आप उस गोल की तरफ आपने स्ट्रैटेजीज अपनी सोची कि भाई मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सेल्फ स्टडी करूं, फलाने इंस्टीट्यूट से पढूं, फलाने ट्यूटर से पढूं, और आपने एक डेडलाइन भी अपनी सेट कर ली कि मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स में ACCA पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब 1 साल गुजर चुका है, अब आप कंपेयर तो करोगे ना किसी चीज़ से अपनी परफॉर्मेंस को कि यार मैंने 1 साल पहले क्या सोचा था, ACCA शुरू करने से पहले मैंने क्या सोचा था कि मेरी स्पीड क्या होगी, मैं किस ट्यूटर से पढ़ूंगा, मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे होंगे। आप उसको जब तक सोच कर आपके आज के स्टेटस को कंपेयर नहीं करोगे, आपके आज तक की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करोगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि आप अपने उस टारगेटेड सेट गोल की तरफ कदम ब कदम बढ़ा भी रहे हो, पहुंच रहे हो, कितने करीब पहुंच चुके हो, अपने एस्टिमेटेड टाइम तक पहुंच जाओगे वहां तक,
और अगर नहीं पहुंच रहे तो क्या वजह है, क्यों नहीं पहुंच रहे। तो जब तक कंपेयर नहीं करोगे, मुवाजना नहीं करोगे, तब तक पता कैसे चलेगा कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। हम जाते हैं ना किसी नई जगह पे, लोकेशन सेट करते हैं गूगल मैप पे और उबर या करीम वाले को बोलते हैं हाँ फलानी जगह पे जाना है, और वो लेकर जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से अपना मैप भी खोल लेते हैं कि भाई हम कंपेयर करें कि ये जहाँ जा रहा है वो सही जगह है भी या नहीं, राइट। What we start doing immediately, we open our Google Maps, we open our location and we start comparing कि ये जो Google Map रास्ता बता रहा है क्या ड्राइवर मुझे उसी रास्ते से लेकर जा रहा है या नहीं। Without comparison, how can you decide? How can you evaluate? Where are you standing? Where are you moving towards? So hence, this is extremely important while you're running a business model or while you're running your company. You have set your targets. You need to compare your performances either with your previous performances, like your previous years, past years, previous period, or with your competitors, or with any other relevant department or organization. Your performance measures can be quantitative and qualitative, both, or either of them. आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको या क्वालिटेटिवली मेजर किया जा सकता है या क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा सकता है। क्वांटिटेटिवली यानी कि आपने गिन लिया कि पिछले महीने कितनी प्रोडक्शन हुई थी, इस महीने कितनी हुई, ठीक है, आपने गिन लिए पिछले महीने कितने एम्प्लॉइज थे, इस महीने कितने एम्प्लॉइज हैं, ओके, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव, अब आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट चल रहा है, वहाँ आप खाना सर्व कर रहे हैं, पिछले महीने के खाने से इस महीने के खाने को कैसे कंपेयर करोगे, क्वालिटी और क्वालिटी को किस तरह कंपेयर किया जाए, उसकी मेजरमेंट किस बेस पर हो। दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी को मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज उसकी जो क्वालिटी की जो मेजरमेंट होती है, इट्स बेस्ड अपॉन द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड जजमेंट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल इज सब्जेक्टिव। यानी कि फर्ज करें अगर मैं क्वालिटी को मैं चेक करने जा रही हूँ किसी रेस्टोरेंट में और सबसे पहला जो नंबर है वो टेस्ट को है, हो सकता है एक जो मेन्यू पे एक चीज़ लिखी है जैसे कि कोई वेज डिश है, मुझे वेज नहीं पसंद, मैं नहीं खाती वेज डिश, तो वो वेज डिश जब मैं चखूंगी हो सकता है मुझे वो नहीं पसंद आए और मैं उसकी ग्रेडिंग या रेट्स उसे कम मार्क्स दूँ। और हो सकता है मुझे नॉन वेज बहुत पसंद हो तो वो नॉन वेज शायद उतना अच्छा ना भी बनाओ मगर मैं उसको ज़्यादा रेटिंग दूँ। सो नाउ अगेन इट बिकम सब्जेक्टिव। क्वालिटी को मेजर करना सब्जेक्टिव हो जाता है बाज़ दफ़ा। देयरफॉर इट इज़ डिफिकल्ट to measure the performance, the quality of the performance, and it is easier to measure the quantity of the performance. A point to be noted, non-financial performance measures को non-financial indicators भी कभी-कभी कहा जाता है। Okay, next, management performance measures. मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स यानी कि हमने अभी बात की कि परफॉर्मेंस मेजर्स क्या होते हैं, अब इनको मैनेज कैसे करेंगे, तो इसमें 4 इश्यूज हैं जो आ सकते हैं, यानी 4 फीचर्स हैं बेसिकली। सब्जेक्टिव मेजर्स, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव हो सकता है जब क्वालिटी की मेजरमेंट की बात आए, यानी कि मेरे लिए एक चीज़ टेस्टी हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती। हो सकता है आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ दिस मार्कर मगर कोई और टीचर इस मार्कर की क्वालिटी से सेटिस्फाइड ना हो। इट इज़ हाईली पॉसिबल बिकॉज क्वालिटी इज डिफरेंट और सब्जेक्टिव for person to person, is subjective in nature. It may vary from person to person. जो क्वालिटी का मयार आपकी नज़र में अगर यहाँ है, हो सकता है मेरी नज़र में यहाँ ना हो, मेरे लिए इतना भी चलेगा. So maybe I'm not a perfectionist, but you may be a perfectionist, right? So subjective. Next, judgment of outsiders. Judgment of outsiders, कोई बाहर वाला आके बड़ी इजीली जज कर सकता है और गलतियां निकाल सकते हैं, कीड़े निकाल सकते हैं. उंगली उठाना, कहते हैं ना, उंगली उठाना बड़ा आसान है, किसी पे भी उंगली उठाना बड़ा आसान है. आप जब मैदान जंग में खड़े होते हो, वहाँ खड़े होकर चीज़ों को फेस कर रहे होते हो और मैनेज कर रहे होते हो, और उस हिसाब से उस पोजीशन में रहकर आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं उसी मकाम पे खड़े होके. तो बाहर वाला उस सिचुएशन को, सर्कमस्टांस को, उन हालात को, उन फैसलों के पीछे वजूहात को, फैक्टर्स को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बाहर वाला है. वो आएगा, उसके लिए जज करना बड़ा आसान है कि इसमें ये कीड़ा है, वो कीड़ा, ये अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, फलाना ढिमकाना. मगर ही डजंट नो दैट
कि मैं किस किस प्रोसेस से गुजर के आई हूँ, वो कौन से हालात थे जिसमें मैनेजर ने खड़े होके वो फैसले लिए, वो डिसीजंस लिए। सो ये एक और पॉइंट होता है कि बाहर वाले लोग कंप्लीट पिक्चर नहीं देख रहे होते, सिर्फ जो बज़ाहिर एक चीज नजर आ रही होती है वो देख रहे होते हैं, राइट। अपवर्ड अप्रेजल, अपवर्ड अप्रेजल किसे कहते हैं? अपवर्ड अप्रेजल बेसिकली जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके अंडर जो टीम होती है, वो आपको फीडबैक दे रही होती है कि सर आप ऐसा नहीं ऐसा कर लें, या यहाँ गलती हो गई थी, या ये फैसला ऐसा नहीं ऐसा कर लिया जाए, या इसके अलावा ये ऑप्शन भी है। सो व्हाट इज हैपनिंग, द टीम which is working under you is giving you feedback, and that feedback is called upward appraisal. Fourth, accounting measures. upward appraisal में वही बात आ सकती है कि judgment of outsiders, यानी कि टीम को नहीं पता मैनेजर किस सिचुएशन में है, या मैनेजर जो चीज देख रहा है फर्स्ट फ्लोर पे खड़े होके, वो ग्राउंड फ्लोर पे शायद टीम वो नहीं देख पा रही। अगर मैनेजर या लीडर कोई विजन के तहत चल रहा है, कुछ फैसले ले रहा है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि टीम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अपवर्ड अप्रेजल में फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक आ रहा है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं आ रहा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी हाईली पॉसिबल है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग मेजर्स। अकाउंटिंग मेजर्स में आप परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स की मदद ले सकते हैं आप। परफॉर्मेंस मेजर्स को मैनेज करने के लिए अकाउंटिंग मेजर्स की भी मदद ली जा सकती है। यानी कि अगर आप क्वालिटी मेजर कर रहे हैं किसी भी परफॉर्मेंस की, तो उसमें अकाउंटिंग की मदद ली जा सकती है। अकाउंटिंग रूल्स हो गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो गए, उसको सामने रखते हुए यू कैन मेजर, यू कैन कंपेयर फ्रॉम योर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस हेल्ड इन द प्रीवियस पीरियड्स और विद द परफॉर्मेंसेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। परफॉर्मेंस मेजर करने से पहले हर बिजनेसमैन या हर मैनेजर के जहन में होता है कि भाई मुझे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन करनी होगी, या मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, कॉस्ट कम होगी तो ही तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा और आप मार्केट प्राइस पे बेच सकोगे। सो नाउ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एक अहम हिस्सा है कंपनी में मैनेज करने का काम को, परफॉर्मेंस को। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, माल मुफ्त दिले बेरहम। आपको माल बजट दिया जा रहा है और मैनेजर के दिल में दर्द ही नहीं है कि मुझे कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन करके चलना है, तो वो बिला वजह रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मंगवा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बिला वजह लेबर को जो है ओवर टाइम काम करवाए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। जो उसका काम था वो उसी के वर्किंग आवर्स में करवाया जा सकता था, मगर ओवर टाइम करवा रहे हैं। क्या है, क्या वजह है? लापरवाही, लेजीनेस, ध्यान नहीं दे रहे कि भाई किसी के पैसे लग रहे हैं और ये पैसे फिर यूनिट में जाएंगे, यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे और प्रॉफिट कम होगा। और अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉई है, मैनेजर है, लेबर है, उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान तो होगा। ओके, सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन है क्या? कॉस्ट रिडक्शन इज अ प्लान्ड एंड पॉजिटिव अप्रोच to reducing expenditure. As the name suggests, we all know, we are familiar of the term. Cost reduction दो तरह के होते हैं। Number 1, crash program and number 2, planned program. Crash program यानी कि एकदम से नजर आ रहे हैं मैनेजर को कि oh my God, कॉस्ट बढ़ रही है, फौरन क्रैश प्रोग्राम लॉन्च किया, कट द स्पेंडिंग लेवल्स, यहाँ रोको, यहाँ खर्चा रोको, ये नहीं करो, अभी इस खर्चे को रोक लो, अभी इस खर्चे को रोक लो। जैसे कि क्रैश प्रोग्राम ज्यादा कब हुआ यूज? कोविड के सिनेरियो में, कि सब ने अपने एक्सपेंसेस रोक लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, घर में रहने वाले आम लोग थे, जनता थी, या वो और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सब इस प्रोग्राम में शिफ्ट हो गए, क्रैश प्रोग्राम। बिकॉज वी नेवर न्यू कि कब तक बंद होगा, कब तक लॉकडाउन होगा और कब तक इस तरह से चलेगा। सो वी नीड टू स्टॉप ऑल द एक्सपेंसेस सो दैट वी कैन स्पेंड दोज डेज ऑफ लैक ऑफ बिजनेस पीसफुली। प्लान्ड प्रोग्राम्स टू रिड्यूस कॉस्ट्स। तो प्लान्ड प्रोग्राम्स में क्या होता है कि काम शुरू करने से पहले ही एक प्लान होता है सामने कि भाई कंट्रोल्स कहाँ कहाँ लगेंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी की पूरी कंपनी में कंट्रोल्स हमने कहाँ कहाँ लगाने हैं ताकि कॉस्ट रिड्यूस की जा सके, मैनेज की जा सके, कंट्रोल की जा सके, राइट। सो कॉस्ट रिडक्शन, 2 प्रोग्राम्स, कैश प्रोग्राम एंड प्लान प्रोग्राम।
नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने देखनी है, और वो टर्मिनोलॉजीज क्या है? वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होती है? वर्क स्टडी इज अ मीन्स ऑफ रेजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ एन ऑपरेटिंग यूनिट बाय मीन्स ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। सो वर्क स्टडी का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है हर ऑपरेशन यूनिट की बाय रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, यानी काम करने के तरीकेकार को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि आपकी कॉस्ट कम से कम लगे और आपकी एफिशिएंसी प्रोडक्शन में मैक्सिमाइज हो सके। वर्क स्टडी हैज टू स्ट्रेटजीज, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क। एक काम है पढ़ाने का, एक काम है रिकॉर्डिंग का। मैं पढ़ा भी रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइव स्टूडेंट्स बैठे हों और मैं 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ और वही 25 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए लाइव रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो क्या होगा? टाइम सेव होगा, मेरा टाइम भी सेव होगा, बिजली भी सेव होगी। कि आपने ऑन साइट स्टूडेंट्स को भी पढ़ा लिया और जो आपने यूट्यूब के चैनल में रिकॉर्डिंग करनी थी आपने वो भी कर ली। सो दो अलग अलग काम एट द सेम टाइम हो रहे हैं, इससे कॉस्ट भी बच रही है और इससे आपका वक्त भी बच रहा है। तो वही चीज़ हमने कंपनीज में भी करनी है कि जो 2 काम 3 काम एक साथ किए जा सकते हैं जस्ट बाय रीऑर्गेनाइजिंग द वर्क, तो उससे क्या होगा? आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट रिडक्शन भी होगी। So systematic way of recording and critical examination of proposed ways of doing work. उस काम को किस तरह किया जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन की जाएगी, जिसे कहते हैं मेथड स्टडी। यानी काम करने के मेथड को स्टडी किया जाएगा, ठोक बजा के चेक किया जाएगा that will it be feasible to work in this way or not. Work measurement. Work measurement is establishing the time for a qualified worker to carry out a specified job at a specified level of performance. Work measurement basically वक्त को देखा जा रहा है कि अगर एक बंदा जो स्पेशलिस्ट हो या जो काम करने के लिए क्वालिफाइड हो, वो बंदा वो पर्टिकुलर काम कितने टाइम में कर सकता है, तो उसको स्टैंडर्ड बनाया जाएगा और फिर अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, अपने तमाम लेबर को उसी तरह ट्रेन किया जाएगा कि भाई आपने ये काम इस टाइम में कर लेना है। जब वो शख्स कर सकता है, क्वालिफाइड वर्कर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वक्त भी हमें साथ साथ मैनेज करके चलना है, बिकॉज एज यू ऑल नो कि वक्त एक दफ़ा गुजर गया तो वापस नहीं आ सकता। टाइम इज़ नॉट मनी। यूजुअली कहा जाता है टाइम इज़ मनी, but time is not money. It can't be earned back. So work measurement, method study, work study. I hope ये clear है। ये basically क्यों हमने पढ़ा? ताकि प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके और ताकि कॉस्ट रिड्यूस कर सके। नाउ मेथड्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ये तमाम मेथड बहुत ही जनरल नॉलेज है, मतलब आपको शायद पता हो, सुना हुआ हो, या आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हो। आप खुद भी अगर छोटा सा कोई कारोबार शुरू करें तो आप भी इसी तरह सोचेंगे, इसी सेट पैटर्न पे सोचेंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट गो थ्रू देम क्विकली। मेथड्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर के काम को बेहतर करना, उसके काम को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना, दैट इज लेबर प्रोडक्टिविटी। यानी वो काम अगर 5 घंटे लगा के कर रहे हैं, सो वी मस्ट ट्रेन हिम और वी मस्ट फाइंड मेथड्स कि वो 5 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 1 घंटे पे कैसे आ सकता है, वही काम कम से कम वक्त में कैसे कर सकता है और बेहतरीन अंदाज से। यानी कि ऐसा ना हो कि काम किया चट्टी मारा हुआ काम किया, नहीं भाई, काम ढंग का काम जो क्वालिटी भी हो और टाइम भी कम लगे। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट यूजेज, कंपनी है, बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, कुछ है, तो उसकी इम्प्रूव्ड यूजेज, एफिशिएंट यूजेज, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पर लेकर जाना, राइट? अगर एक मशीन है और उसको आप 6 घंटे लगातार चला सकते हैं तो उसको यूटिलाइज करें, 6 घंटे लगातार चलाएं, प्रोडक्ट्स करें, मैन्युफैक्चर करें, ऑफ कोर्स कीपिंग इन माइंड द डिमांड। ऑब्टेन लोअर प्राइसेस फॉर परचेजेस, अगर आप रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो अगर आपको कोई बल्क डिस्काउंट मिल रहा है,
अवेल करें डिस्काउंट्स को, अवेल करें कोई भी इस तरह के बल्क परचेजेस में अपने प्राइसेस को कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदने की कोशिश। इम्प्रूव स्टोर्स कंट्रोल एंड कट स्टोर कॉस्ट। इन्वेंट्री वाले चैप्टर में पढ़ा था, स्टोर्स मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट करनी है, डेफिनेटली करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं करेंगे तो वेयर हाउस का बिजली का खर्चा ज़्यादा आएगा। वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री रखी हुई है हो सकता है वो एक्सपायर हो जाए, हो सकता है डैमेज हो जाए। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वर्क, काम के तरीकों को चेंज करके देखें, रीऑर्गेनाइज रीशफल करके देखें, विच वन इज सूटिंग मोर, किस में कॉस्ट कम आ रही है और किस में मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग पीपल विद मशीनरी, जहाँ लोगों की ज़रूरत नहीं वहाँ लोगों को हटा के मशीन लगा दें, जहाँ मशीन की ज़रूरत नहीं वहाँ मशीन हटा के लोग लगा दें, ठीक है जी। देन फाइनेंस कॉस्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या आप किसी इन्वेस्टर से लोन ले रहे हैं या आप शेयर मार्केट में अपने शेयर्स बेच रहे हैं और वहाँ से पैसा रेज कर रहे हैं, तो हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई ना कोई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। लिहाजा सोच समझ के रेज करें फाइनेंस की, जिसमें आपको मिनिमम कॉस्ट बेयर करनी पड़े। सारी डुप्लीकेशन ऑफ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है? बेसिकली कि आपने एक बंदे को भेजा ग्लू लाने के लिए, आपने पीछे से दूसरे बंदे को भी भेज दिया ग्लू लाने के लिए, दोनों ग्लू लेकर आ गए, अब दो ग्लूज आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अब दोनों की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। सो व्हाई गेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज? हो सकता है स्टॉक रखा हुआ है, डिपार्टमेंट ए को ज़रूरत है, डिपार्टमेंट ए ने नया मंगवा लिया, अरे भाई वेयर हाउस खोल के तो देखते रखा हुआ था, वहाँ से ले लेते। अब डबल रिसोर्सेज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बड़ा मसला होता है मैनेज करना। चीज़ें आप खरीद के तो ले आते हो फटाफट से, मगर जब बाद में पता चलता है कितनी चीज़ें ज़ाया हुई, कितनी चीज़ें वेस्ट हुई, कितनी डुप्लीकेशन हुई, बिला वजह छोटी चीज़ें करते करते आपकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग डिसीशंस। स्पेंडिंग डिसीशंस, कहाँ खर्चा करें, किस पर करें, किस वक्त करें, किस सही हो, कॉस्ट रिड्यूस हो, जायज़ खर्चा हो। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। आपके लिए हो सकता है आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे खर्चा करना ज़रूरी है, मुझे लग रहा है नहीं इसको होल्ड किया जा सकता है। You can understand that it is subjective in nature. नेक्स्ट, एक्सपेंस आइटम्स। एक्सपेंस आइटम्स यानी जो थोड़े एक्सपेंसिव आइटम्स हैं या वो आइटम्स जिन्हें खरीद के आपको खासा उसके खर्चा बेयर करना पड़ेगा, तो ज़रा सोच समझ के मंगाएं। एसी की ज़रूरत है नहीं है, प्रिंटर की ज़रूरत है नहीं है, और उसकी कॉस्ट बेयर करने से पहले यू गॉट टू मेक श्योर दैट इट इज़ नॉट अ यूजलेस डुप्लीकेटेड कॉस्ट, राइट। तो ये है मेथड्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। तीसरी टर्मिनोलॉजी जिससे आपको वाकिफ होना ज़रूरी है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। टेक्निक्स इंक्लूडिंग मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट that are used to examine clerical, administrative and management procedures in order to make improvements। ये वो methods की बात हो रही है जिसमें ये method study, work measurement दोनों शामिल है, और ये basically क्यों किया जा रहा है? clerical, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? ताकि इम्प्रूवमेंट कर सकें, सिंपल। और ये मेनली कंसर्न्ड इन एक्टिविटीज़ के साथ है, ऑफिस वर्क के साथ, ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूटीज़, स्टाफिंग, ऑफिस लेआउट, methods of procedure and documentation and the designs of forms and office mechanization।